हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। वेलकम टू यल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और कॉन्सेप्ट जो है वो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपने 9th में भी किया हुआ है बेटा, कि अगर मान लो हमने कोई, अब जैसे ई है यहाँ पर, तो ई क्या होता है, ई एक इवेंट है। तो पी ई जो है इट इज़ ए नोटेशन दैट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो कोई भी इवेंट अगर हो रहा है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम पी और ब्रैकेट में वो वाला इवेंट लिख देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है बेटा ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कैसे काम करता है ये, वैसे तो आपने 9th में भी इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो किया हुआ है। मैं आपको 10th में भी वही एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मान लो हमारे को कोई कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो अगर मान लो हम टॉस करते हैं किसी कॉइन को, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा और टेल आएगा तो दो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। और उन दो आउटकम्स में से हमारा, अगर हम वहाँ पर हेड की बात कर रहे हैं तो हेड एक ही होता है, अगर हम टेल की बात कर रहे हैं तो टेल एक ही होती है। तो हमारे पास दोनों का वहाँ पर, अगर मान लो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो वो 1/2 हो जाती है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये इनफैक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था बेटा, ये तो जस्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट था जो तुम्हारे 9th में हो चुका है। अब जो हमने करना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हाँ, अगर मान लो तुमसे पूछा है बेटा रेन आज हो सकती है या नहीं, तो जैसे कई बार होता है कि हम देख के कहते हैं आज तो 100% रेन होगी, आज तो ये पक्का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। अब आप कहोगे कि ये कैसे मतलब हो गया। तो नॉर्मल हमारी जो लैंग्वेज होती है बेटा जी, अब जैसे हम 100% कहते हैं तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 तो बेटा 1 ही हो गया ना। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कई बार हम चीज़ों को वहाँ पर 100% श्योर बोल देते हैं और कई बार कहते हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर मान लो हम कहते हैं कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पूरी 100% है, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि ये जो इवेंट है वो श्योर इवेंट है या फिर सर्टेन इवेंट है। अगर मान लो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 1 बेटा, 100%, जिसे मैं आपको बता ही रहा था। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे इवेंट होते हैं बेटा जो हम कहें तो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0, यानी वो हो ही नहीं सकते। और इन दोनों टाइप के इवेंट्स के बीच में टोटल हमारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर आप कहेंगे तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। यानी 0 जो है 0 या 0 से बड़ी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, 1 या 1 से छोटी होगी। जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये हमेशा इसके बीच में लाई करेगी। अब इसके बाद जो है वो क्या चीज़ होती है, वो ये होती है बेटा, किसी भी चीज़ के होने और ना होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब मान लो हम कहें कि आज रेन होगी, तो या तो होगी या फिर नहीं होगी। अगर हम कह रहे हैं कि 30% चांस है कि आज रेन होगी, तो इसका मतलब 70% क्या होगा, 70% यही है कि वो नहीं होगी। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि अगर मान लो हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो टोटल हमारा 100% यानी 1 हो जाएगा। अगर इसकी 30% है तो ऑब्वियस है ना होने की वहाँ पर 70% होगी। अगर मान लो हेड आने की यहाँ पर हम कहें कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है, तो हेड ना आने की भी 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो कभी भी अगर मान लो किसी भी इवेंट की बात करते हैं, उसके ना होने की और होने की प्रोबेबिलिटी को सम अप करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो अगर आप देखें तो बेसिक हमारे पास सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, और कॉन्सेप्ट के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि श्योर इवेंट क्या होती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको लर्न करनी है यहाँ पर, और इसी के साथ आप रेडी हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने के लिए। अब अगर मान लो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक्सरसाइज, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है हमारे को। तो इसके अंदर अगर मान लो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई,
तो ये जो है ये आपको अभी अभी जो मैंने यहाँ पर समझाया है जस्ट ये वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि किसी भी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है और साथ में ऐड कर देना है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के, तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अगर मान लो कोई चीज़ है जो हो ही नहीं सकती और हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है बेटा, जो नहीं हो सकती। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, अगर मान लो वो हमें पक्का पता है कि 100% है कि वो होगा ही होगा काम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसके बाद जो है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अगर मान लो वो हमसे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 या 1 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर यही हमने आंसर में देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो शीट है उस पर जाना ही नहीं पड़ा। जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वो है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग experiments have equally likely outcomes, explain। a driver attempts to start a car, the car starts or does not start। अब ये जो है इसके अंदर ऑब्वियस है बेटा, आप कभी बेट तो लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? एक कार जो है वो स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। इक्वली लाइकली क्यों नहीं हो सकता बेटा? कहने को तो सिर्फ 2 ही हमारे पास इवेंट हैं, जैसे कि मैंने रेन में बोला था कि रेन या तो हो सकती है या फिर रेन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी 2 इवेंट हैं कि कार स्टार्ट होगी और कार स्टार्ट नहीं होगी। चाबी लगाने पे बम तो बजेगा नहीं तो अगर मान लो यहाँ पर वो ब्लास्ट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि उनमें 2 ही इवेंट रह गए? तो हाँ, है तो 2 ही इवेंट बेटा कि वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन वो इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? अगर मान लो एक कार जो है वो खड़ी हुई है और वो खड़ी हुई है और उसकी बैटरी हो गई डाउन, तो अब अगर आप उसको स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस है बेटा वो वाला अटेम्प्ट जो है वो फेल होने के चांस ज़्यादा हो गए। अगर मान लो हमारे पास कार जो है वो हमने अभी अभी वेल सर्विस्ड है, अभी अभी जो है उसको स्टार्ट करने की कोशिश की सर्विस के बाद में, तो रफली 100% चांस होते हैं कि हाँ कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन के ऊपर। तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसके आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, अब फिर से अगर बात करें तो या तो बास्केटबॉल वो शूट करेगा या फिर वो बास्केटबॉल जो है वो मिस हो जाएगी। अब बास्केट होगी या बास्केट नहीं होगी, इन दोनों के अलावा तीसरा इवेंट तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बॉल को फेंकोगे बास्केट टूट के नीचे आ जाएगी। तो इस वाले केस में भी अगर मान लो हम कहें कि हाँ इक्वली लाइकली हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि जो प्लेयर है उसने कितनी प्रैक्टिस की है, वो कितना अच्छा प्लेयर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बास्केट होगी या बास्केट नहीं होगी। अगर मान लो वो एक अच्छा प्लेयर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल जाए, और अगर वो एक अच्छा प्लेयर नहीं है तो चांसेस जो हैं वो ऑब्वियस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम कहें तो हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये प्रॉब्लम वाला? क्योंकि इसका जो आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और पीछे जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वो मैच नहीं करेगा। अब इसमें ये कह रहा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब जो ट्रायल किया जाता है उस ट्रायल से पहले की प्रिपरेशन क्या है? अब अगर मान लो हम कहें कि एक ट्रायल जो है वो किया गया है और वहाँ पर जो स्टूडेंट है जिसने वो ट्राई किया था वो बहुत ज़्यादा श्योर है कि हाँ यही वाला आंसर होगा, तो ऑब्वियस है कि अगर उसने पहले प्रैक्टिस की होगी, उसने कहीं ना कहीं याद होगा उसको हल्का सा, तो ट्रू फॉल्स में उसको चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर उसको हल्का सा भी याद है तो 50% से ज़्यादा चांसेस हो गए। लेकिन अब अगर लैंग्वेज की बात करें बेटा, तो लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर जो है इसका इक्वली लाइकली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो ट्रायल है वो, अब जैसे इसने बोला है कि अ ट्रायल इज मेड, ये नहीं कहा कि हाँ स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहा है। अगर स्टूडेंट सीधा सीधा सा अगर कहें कि हाँ स्टूडेंट जो है वो एक आंसर करता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को, तो ये बात अलग है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर बोला है तो ये ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पर जैसे हिट एंड ट्रायल है, मतलब उसने तुक्का मारा है।
तो तुक्का मारने पे एक ट्रू और फॉल्स ऑब्वियस है, हमारे को वहाँ पर 50% देगा, और इसी के कारण एनसीईआरटी वालों ने वहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम दिया हुआ है। यहाँ पर वो स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर है नहीं है उसकी कोई बात नहीं की गई। फोर्थ जो है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ये 100% इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला है बेटा, क्योंकि इसमें जो चांस है वो चांस है, बेबी जो है वो हो सकता है बॉय हो सकता है वो गर्ल हो, और जो चांस है वो इक्वली लाइकली इसलिए हैं क्योंकि एग्जैक्ट 50% क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा जी, और एग्जैक्ट 50% जो हैं वो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ में जा रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पर गर्ल होगी। वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज हो गया वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम मतलब एग के साथ में तो बॉय हो जाएगा। तो ये पूरा अगर कहें तो ये हमारा बिल्कुल सही इक्वली लाइकली आउटकम वाला एक केस है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ दो ही आउटकम आते हैं बेटा, या तो हेड आता है और या फिर वहाँ पर टेल आता है। और जो भी दो आउटकम आते हैं उन दोनों आउटकम की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होने के कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो टॉसिंग अ कॉइन लिया जाए तो ये एक फेयर वे है डिसाइड करने का। और अगर हम इसके परफेक्ट सॉल्यूशन की बात करें बेटा जी तो ये मैंने आपके सामने जो है वो लिख के दिया ही हुआ है। इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विच इज इक्वल टू 1/2। दोनों की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो 1/2 है बेटा जी। Therefore we can say that tossing a coin is a fair way of deciding। तो अगर आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम शीट के लिए इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लैंग्वेज तो आपको चाहिए होगी बेटा, तो ये लैंग्वेज जो है वो आपकी हेल्प करेगी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें बेटा जी आपको चार जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से चार में से कौन सा वहाँ पर नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी और नंबर का अगर हम रिलेशन देखें तो हम सिर्फ इतना जानते हैं बेटा कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो कभी भी ज़ीरो से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वी नो दैट फॉर एन इवेंट, और यहाँ पर जो है वो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं कि ज़ीरो से बड़ी होती है हमारे पास और 1 या 1 से छोटी होती है। ये हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिख कर दे देंगे उसको, और देयरफॉर करके वहाँ पर बता देंगे देयरफॉर जो हमारे पास बी पार्ट है इसका बेटा जी -1.5, वो हम लिख देंगे यहाँ पर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। बाकी क्यों हो सकती हैं? क्योंकि 2/3 जो वैल्यू होती है वो 0.67 होती है। 15% का मतलब हो गया 0.15 बेटा जी, और 0.7 तो आपके सामने ही है। तो बाकी तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ए, सी और डी के अंदर, वो 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस वाले केस को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ की तरफ बेटा जी। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो अगर मान लो हम फिफ्थ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E को लिखने का हमारा तरीका होता है E बार। तो हम इस तरह से लिख देते हैं और ये जो है ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो अगर मान लो हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो दी हुई है 0.05। तो 0.05 अगर हम पुट करेंगे तो 0.95 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉट ई की। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आप नॉट ई लिखें या आप ई बार लिखें, दोनों एक ही सेंस देते हैं बेटा। तो अब चलते हैं बेटा जी सिक्स क्वेश्चन की तरफ। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? अब ये तो तब तक नहीं हो सकता बेटा जब तक कि वो मैजिशियन ना हो, क्योंकि जब बैग के अंदर उन्होंने दी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हैं तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालना ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया।
तो हम अभी तो ये मानने वाले नहीं है कि हाँ वो मैजिशियन है। और इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी अगर हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि वो 0 होती है। तो जस्ट यहाँ पर हमने लिखना है P ब्रैकेट में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0, जिसमें मुझे शीट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ओरली ये बता सकता हूँ। उसके बाद बेटा जी जो दूसरा है हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अगर एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं तो उसमें से वही निकलेंगी बेटा जी। तो अगर वो ही निकलेंगी तो इसका मतलब ये तो श्योर इवेंट हो गया। अगर वहाँ पर से हम कोई कैंडी निकालेंगे तो वो तो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये श्योर इवेंट है तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी कोई पूछता है तो हम लिखेंगे P और ब्रैकेट में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। तो आप देख ही सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन था बेटा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी इवेंट है उस इवेंट को हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है वो सिर्फ निकालना ही नहीं है बल्कि जो एग्ज़ाम शीट्स हैं उस पर कैसे लिखेंगे वहाँ तक भी पहुँचना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट E be the event of 2 students having the same birthday. ये हमने E को लेट कर लिया। अब अगर E जो है वो हमारा इवेंट है 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे का, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो इसका मतलब हमें जो है वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है E बार, उसकी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हमारे को दिया हुआ है 0.992, ये हमारे को यहाँ पर गिवन डेटा में है। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जो फॉर्मूला है वो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक फॉर्मूला है हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर। वो हमारे को क्या देता है, वो हमारे को देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ E। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस और जो भी हमारी वैल्यू है 0.992, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.008 आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गई, और हमने E जो है वो पहले ही बताया है कि वो क्या है, वो हमारे पास है इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। तो अगर मान लो आपने ऐसे छोड़ना है आप ऐसे छोड़ दीजिए, और नहीं तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज आपने देनी है। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0.008। और आंसर स्टेटमेंट जो है बेटा बोर्ड में अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आपको आप टोटल देखेंगे तो कुछ सेकंड ही लगेंगे, 2-3 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर 5 सेकंड में भी लिख देते हैं तो ये श्योर हो जाता है कि वहाँ पर मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे हमारे पास। तो एक तरीका होता है कि हम हमेशा पहले गिवन डेटा दें, फार्मूला दें, लास्ट में आंसर स्टेटमेंट दें, तो उसे हम एक अच्छा पैटर्न मानते हैं। तो क्यों ना फॉलो किया जाए अगर मान लो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन बेटा। अब चलते हैं 8th की तरफ। 8th क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब टोटल 8 बॉल्स हैं वहाँ पर उस बैग के अंदर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। तो उसने ब्लैक नहीं बोला है, नॉट रेड बोला है, लेकिन हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पर। तो हम जो है बहुत इजीली यहाँ पर आंसर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल बॉल्स हैं वो वहाँ पर एक बार उसको निकाल के दे देनी है। तो वो कैसे देंगे हम, यहाँ पर हेयर नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। क्योंकि अगर बोर्ड में बेटा इतना छोटा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये तो ऑब्वियस है, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाला और काम हो गया। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है वो आप लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये जो है ये आपके पास यहाँ पर 3 + 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएंगी। नाउ अब मान लो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
ऑफ रेड बॉल, ये हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो अगर इस एक्सरसाइज में आप देखें तो आंसर बहुत इजी है, जस्ट उनके सॉल्यूशन के लिए आपको टाइम वहाँ पर देना होगा। तो ये आपके पास 3/8 आ गई। और अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से नॉट रेड निकाल लेंगे। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाती है। अगर हमने रेड बॉल लिखा है तो हम रेड बॉल लिखेंगे, अगर हमने सिर्फ रेड लिखा हुआ है तो रेड। 1 माइनस 3/8, तो ये हमारे पास 5/8 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी निकालते तो भी हमारे पास आंसर यही आता, लेकिन हमेशा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है बेटा। उसने नॉट रेड बोला है तो नॉट रेड दो उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दोगे तो 100% श्योर नहीं हो सकते कि वहाँ पर एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। तो अब बढ़ते हैं बेटा जी 9th क्वेश्चन की तरफ। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं होने वाला, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। जो भी इसने मांगा है हमसे इस तरह से, P ऑफ रेड मार्बल, तो यहाँ पर हम रेड मार्बल इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल्स और अपॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। और जो भी हमारे पास रेड मार्बल्स हैं वो हम देख रहे हैं कि हमारे को स्ट्रेट अवे वहाँ पर 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास 5 आ जाएगा। लेकिन नीचे जो है वो टोटल करने के लिए हमें वहाँ पर ऐड करके दिखाना होगा। तो 5 + 8 + 4 हम इस तरह से लिखेंगे, और ऊपर जो है वो हमारे पास 5 आएगा। स्ट्रेट अवे आप यहाँ पर 17 मत लिखिएगा, अच्छा रहेगा कि हाँ उसको समझाओ कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास 5/17 आ गया। उसके बाद जो है वो आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो हमसे मांग रहा है वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, जो हमारी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज होगी, मेथड नहीं चेंज होने वाला, सीधा सीधा यहाँ पर वाइट मार्बल्स आ जाएगा। नीचे जो हैं वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। यहाँ पर हमारे पास नीचे वही हमारा पैटर्न रहेगा, 5 + 8 + 4, और इसमें से क्योंकि 8 हमारे पास वाइट मार्बल्स हैं तो ऊपर हमारे पास 8 आ जाएगा। आंसर जो है वो 8/17 आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बेटा जी नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन मार्बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्रीन मार्बल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, उसको निकालने के लिए फिर वही हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5 + 8 + 4, और ऊपर जो है वो हमारे पास 4, ये हमारे पास 4/17 आ गया। और अब जो है वो हम नॉट ग्रीन मार्बल निकाल लेते हैं बेटा जी। नॉट ग्रीन मार्बल निकालने के लिए हम जो है वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे PE + PE नॉट इज इक्वल टू 1 वाला। तो यहाँ पर जो है वो हम लेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। और 1 में से जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है ये हमारी 4/17 हो गई। अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 13/17 प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट ग्रीन मार्बल की। और अगर आप देखेंगे तो नॉट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर आप 8 देखें तो 5 + 8 करेंगे तो भी हमारे पास 13 ही आएगा, 13/17। लेकिन वो वाला मेथड जो है वो परफेक्ट नहीं माना जाएगा।
ये वाला मेथड जो है वो परफेक्ट माना जाता है। तो अच्छा है कि आप ऐसे ही प्रोसीड करें बेटा। 10th क्वेश्चन बेटा जी, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be रुपी 5 coin? तो इसे करने के लिए जस्ट हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम कहते हैं हेयर नंबर ऑफ, जो हमारे पास 50 पैसा कॉइन है, तो यहाँ से शुरू करते हैं 50 पैसा कॉइन्स, और ये हमारे को 100 दिए हुए हैं। फिर हमारे को 50 रुपी 1 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से रुपी 1 कॉइन्स। और ये बेटा डैश जो है ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, ये जस्ट मेरा वे है कि मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर नीचे सेम होती है तो मैं इस तरह से डैश लगा देता हूँ, जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। ये हमारे पास 50 है बेटा। रुपी 2 कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास रुपी 2 कॉइन्स यहाँ पर 20 दिए हुए हैं। और अगर मान लो हम नंबर ऑफ रुपीज़ 5 की बात करते हैं तो ये हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 10। तो ये हमारे को 10 दिए हुए हैं। अब ये हमारे पास 4 तरह के अलग अलग कॉइन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये हो जाएंगे हमारे पास 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो जस्ट आप देखेंगे तो बहुत छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बस ये है कि हमें प्रॉपर वे में वहाँ पर देनी पड़ती है। ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब हमें लेंथ दे देती है और कुछ नहीं है। अब जो है वो एक एक करके जो भी हमसे मांगा गया है वो दे देते हैं। अब उसने सबसे पहले बोला है 50 पैसा कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन अगर हम देखें, ये हमारी निकलेगी बेटा जी नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जितने भी हमारे पास हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन हमारे पास है 100 बेटा जी, टोटल है हमारे पास 180। 20 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5/9 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे को बोल रहा है कि नॉट अ 5 रुपी कॉइन। तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन के लिए पहले 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो रुपी 5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। जो 5 रुपी कॉइन्स हैं वो हमारे पास 10 हैं और टोटल है 180। तो ये हमारे पास 1/18 प्रोबेबिलिटी आ गई। और अब जो है वो नॉट अ 5 रुपी कॉइन पे जाना है हमने, तो वी नो दैट कर देते हैं यहाँ पर। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपी 5 कॉइन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपी 5 कॉइन। तो यानी 1 में से 1/18 को माइनस करेंगे, मतलब हमारे पास 17/18 आएगा। ये हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा। तो अब चलते हैं बेटा जी 11th क्वेश्चन की तरफ। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो मेल फिश है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मेल फिशेस जो है वो हमारे को मैं फिशेस बोल रहा हूँ और ज़रूरी नहीं है फिशेस बोलूँ मैं, क्योंकि प्लूरल जो है फिश का फिश भी होता है और फिशेस भी होता है, दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश अगर मुझे निकालनी है बेटा, तो ये जो है ये हो जाएगी नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फिश।
टोटल नंबर ऑफ फिश। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 5 मेल हैं, 8 फीमेल हैं। तो नीचे जो है टोटल में 5 + 8 हम यहाँ पर करके दिखा देंगे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ फिश अलग से निकाली नहीं है। अलग से निकाली हो तो सीधा सीधा लिख दो, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर थे तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखकर यहाँ पर 5/13 दे देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो रहा है तो आंसर स्टेटमेंट देना थोड़ा सा सही लग रहा है। तो हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और जो भी हमारे पास आंसर आया है वो वाला आंसर दे देंगे हम, इज 5/13। तो अब चलते हैं बेटा जी 12th क्वेश्चन की तरफ। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, और हमारे को 4 वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 4 जो पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे को, उसमें पहले वगैरह है कि 8 की कितनी है, ऑड नंबर की कितनी है, फिर वो पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड द लास्ट वन इज अ नंबर लेस देन 9 की। तो ठीक है, यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो इसको देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है उसने 8 की मांगी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की अगर हम बात करें तो वो इसे कैसे देंगे, यहाँ पर हम उसे बताएंगे नंबर ऑफ 8s ऑन द व्हील। जो भी हमारा व्हील है उसके ऊपर 8 कितने हैं वो हमने देखने हैं। और उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑन द व्हील। जो व्हील है उसके ऊपर टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं वो देखने हैं। तो हम देख सकते हैं बेटा जी सिर्फ एक 8 है हमारे पास और टोटल हमारे पास 8 नंबर्स हैं। तो एक ही 8 होने के कारण ऊपर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है और नीचे हमारे पास 8 आ गया है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा। सेकंड जो है वो हमसे मांग रहा है ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर अगर हम निकालेंगे तो वे तो हमारा वही रहेगा, यानी हम ऊपर क्या देखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन द व्हील। और नीचे हम क्या देखेंगे, नीचे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर जो हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये तो चारों पार्ट में हमारा सेम ही रहने वाला है, ऑन द व्हील। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास ऑड नंबर जो हैं वो 4 हैं। तो 4 और नीचे हमारे पास 8 हैं, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की जो है वो 1/2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने हमसे कहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ये कैसे निकलेगा, इसमें हमने देखना है कि 2 से बड़े हमारे पास कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2, और नीचे जो है वो हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑन द व्हील। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर सीधा सीधा अगर हम देखें तो 2 से बड़े हमारे पास 6 नंबर्स हैं बेटा जी। तो 6 नंबर होने के कारण जो है वो हमारे पास 6/8 आ जाएगा। और हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो है ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। अब अगर आप व्हील में देखेंगे तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से छोटे हैं। तो नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 9 जो भी हमारे पास हैं वो सारे के सारे वही नंबर हैं जो आपने अभी अभी देखे हैं। और नीचे वही सेम हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स
ऑन द व्हील। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सारे नंबर जो हैं वो 9 से छोटे ही हैं बेटा, और सारे से मतलब हमारा है 8 से। तो 8 और नीचे जो हैं वो हमारे पास 8 हैं, तो 8/8 जो है वो हो गया 1। इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट है। अगर हम 9 से छोटा नंबर चाहते हैं तो वो तो आएगा ही आएगा। तो अब चलते हैं बेटा जी 13th क्वेश्चन की तरफ। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, थर्ड पार्ट एन ऑड नंबर। अब ये जो है वो हम कैसे कैसे निकालेंगे, वो अगर आपको पता है कि एक डाई के ऊपर 6 जो है वो अलग अलग फेसेस होते हैं, 6 फेसेस जो हैं वो सारे अलग अलग नंबर्स कंटेन करते हैं, तो बहुत ईजी है बेटा। यहाँ पर अगर हम कहें कि फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, तो नंबर जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर के कितने होते हैं वो लिखने का हमारे पास एक ढंग ये भी होता है बेटा, एन और करली ब्रेसिस के अंदर जो भी प्राइम नंबर हमारे पास हैं। तो प्राइम नंबर है हमारे पास 2, एक हमारे पास है 3 और एक है हमारे पास 5। तो ये हम इस तरह से दिखा दें, और नीचे जो हमारे पास हैं वो हम उसको बता दें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास 3 हैं, और टोटल एक रोल की बात करें तो हमारे पास 6 आउटकम्स आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं, जो हमारे पास ये 3 हैं, तो सीधी सी बात है हमारा जो आंसर है वो 1/2 हो जाएगा बेटा। अब वो कह रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूँ। ये जो इंडियन बुक्स होती हैं बेटा, इसमें बिटवीन जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं रहता। बिटवीन का मतलब जो है वो कई बार ये लोअर लिमिट को इंक्लूड करके ले लेते हैं, यानी 2 को इंक्लूड करके, लेकिन आपने नहीं लेना है। अगर मान लो ये कभी भी बिटवीन बोलें तो आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी दी होती है वो दोनों को हटा देना है। तो यहाँ पर वो बिटवीन बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। आपने यहाँ पर जो है वो क्या करना है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दे देने हैं नीचे, ऊपर जो है वो आपने सेट दे देना है। तो सेट जो है वो आप इस तरह से दे सकते हैं, जो आपको 2 और 6 के बीच में नंबर होते हैं वो हैं 3, 4, 5। तो फिर से आप अगर देखेंगे तो आपके पास 3/6 आ रहा है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारा 1/2 हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। और मेरे ख्याल से अब तक आपके दिमाग में आंसर तो आ ही चुका होगा, और लिखने का तरीका भी कोई अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ले लेंगे, और ऊपर हमारे पास जो हम सेट है उसमें दिखा देंगे इसको। ये सेट क्या होता है अभी आप नहीं जानते, लेकिन आप करली ब्रेसिस में ये यूज़ ज़रूर कर सकते हैं बेटा। तो ये आपके पास 1, 3, 5, ये आपके पास आउटकम आ गए बेटा। तो ये जो हैं ये हमारे पास 3 हैं, और नीचे हमारे पास जो हैं वो 6 हैं, तो 3/6 1/2। तो तीनों पार्ट्स जो हैं हमारे पास वो हमारा 1/2 हमारे को आंसर दे रहे हैं बेटा। तो अब चलते हैं बेटा जी 14th क्वेश्चन की तरफ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। इससे पहले कि बेटा जी हम ये क्वेश्चन जो है वो ट्राई करें करने की, हम चलते हैं ज़रा हमारी स्क्रीन की तरफ। ये जो स्क्रीन है बेटा आपके सामने है, जो आपको 52 कार्ड्स दिखा रही हैं। आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने कार्ड्स जो हैं वो नहीं खेले होंगे, और जस्ट देखे होंगे, और सिर्फ देखने से इतना सब कुछ याद रखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अलग से आपको इस स्क्रीन पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखेंगे बेटा, तो आपके पास 4 अलग अलग सूट आपको दिखेंगे। सूट सिंपल जो अलग अलग रो हैं, यहाँ पर 4 रो मैंने आपको दी हैं। जो आपकी सबसे पहली रो है ब्लैक कलर में, ये है क्लब्स की बेटा। जो सेकंड रो है ये है डायमंड्स की, थर्ड है हार्ट्स, और जो फोर्थ है ये है स्पेड्स।
तो ये 4 हमारे पास अलग अलग सूट होते हैं और हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं बेटा। जो सबसे पहला कार्ड होता है ए के साथ, इन्हें हम एसिस कहते हैं। जो यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हुई हैं इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स, और बाकी हमारे नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। तो हर एक सूट में एक टाइप का कार्ड एक ही होता है। अगर कोई कहे कि जैक ऑफ क्लब तो जे जो है वो एक ही होता है। कोई कहे क्वीन ऑफ क्लब तो एक ही है। अगर कोई कहे किंग ऑफ क्लब तो भी एक ही है। तो किसी भी सूट के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर वो जैक ऑफ हार्ट्स बोलेगा तो भी हमारे पास एक ही होगा। तो हर एक किसी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ें सेम सेम सी रहेंगी हर एक सूट में। एक एस होगा, एक जैक होगा, एक क्वीन, एक किंग, या फिर कोई सा भी नंबर जो है वो एक ही रहेगा बेटा। लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर काउंट बदल जाएंगे बेटा। अब टोटल में अगर हमसे कोई कहता है कि टोटल फेस कार्ड्स, तो हमारे 12 होते हैं फेस कार्ड्स। कोई कहता है रेड कार्ड्स, तो ये 26 हो जाएंगे हमारे रेड कार्ड्स। कोई कहे ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड्स हमारे वहाँ पर 26 हो जाएंगे। कोई कहे वहाँ पर ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग जो है वो हमारे पास 2 होते हैं। कोई कहे रेड क्वीन, तो रेड क्वीन 2 होती हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। जस्ट आपको ये जो पिक्चर है बेटा जी, ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, तो अब हम जा सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट पार्ट अगर जहां पर देखें तो वो हमसे कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, यहां पर हम सबसे पहले जो है वो लिख देंगे नंबर ऑफ रेड किंग्स, और अपॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ही रहेंगे हर एक केस में। यहाँ पर जो रेड किंग है वो हमारे 2 होते हैं, नीचे हमारे पास 52 है, तो हमारा आंसर 1/26 आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमसे कह रहा है बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ही था, हमने देखा था कि फेस कार्ड हर एक किसी सूट के अंदर 3 होते हैं बेटा। तो हर एक किसी में 3, तो टोटल 12 हो गए। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हमारे पास यहाँ पर 12 अपॉन 52 हो गया। और अगर हम 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास 3/13 आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। तो हमें नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स जो हैं वो पता होने चाहिए, और नीचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये आ जाएगा। जो कार्ड्स हैं हमारे पास रेड वो होते हैं 6 बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो हमारे होते हैं 52। तो अगर हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहें तो 2 से कर सकते हैं बेटा। तो ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा और नीचे जो है वो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी रेड फेस कार्ड की। उसके बाद है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स। अब ये जो है वो हम पहले ही ये चीज़ बात कर चुके हैं कि कोई भी एक कार्ड जो है वो एक ही होता है। तो नंबर ऑफ जैक्स ऑफ हार्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैक्स हैं ही नहीं, सिर्फ एक जैक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमारे 52 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। उसके बाद हमारे पास है अ स्पेड। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, इसमें हम लेंगे नंबर ऑफ स्पेड्स
और नीचे हमारे पास सेम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ स्पेड्स जो है बेटा, इनफैक्ट कोई भी सूट हो हमेशा वो 13 का ही होता है। वो नंबर ऑफ क्लब्स बोले, वो नंबर ऑफ स्पेड्स बोले, हार्ट्स बोले, डायमंड बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सूट में हमारे पास टोटल 13 होते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो जो हमारे लिए यहाँ पर हमने जैक ऑफ हार्ट्स की बात की थी, बिल्कुल सेम वही क्वीन ऑफ डायमंड्स के लिए हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्वीन ऑफ डायमंड्स अगर हमने निकालना है तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वींस ऑफ डायमंड्स हमें पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, क्वीन सिर्फ एक ही होती है डायमंड में, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। तो इसी के साथ हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं 15 की तरफ बेटा। 15 क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। ठीक है जी, 5 कार्ड थे और कौन से थे वो आपको बता दिए हैं, उनको शफल कर दिया है और एक कार्ड उसमें से निकाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन उसने बोल दिया है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वींस कितनी हमने वहाँ पर ली थी। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली उसने बताया सिर्फ एक ही क्वीन है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमने वहां पर कार्ड शफल किए हैं वो है 5। तो एक क्वीन थी, 5 कार्ड से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 1/5। ठीक है जी। अब वो कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। तो अगर मान लो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है? हमने ध्यान रखना है कि अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 5 नहीं बचे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो अब यहाँ पर जो है वो सेकंड जो है उसके अंदर हमसे जो उसने एस मांगा है वो हमारे पास, हम इसको प्रॉपरली बताएंगे वो कैसे, नंबर ऑफ एसेस इन द लेफ्ट कार्ड्स। ये जरूर हम वहां पर मेंशन करेंगे कि जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो हम वहां पर एस ढूंढ रहे हैं और जो टोटल लेफ्ट कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कार्ड्स लिख दो आप, टोटल लेफ्ट कार्ड्स लिख दो, वो आपकी मर्जी है। लैंग्वेज से मैथ्स में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एसेस जो हैं वो हमारे पास 1 हैं और बचे हुए कार्ड हमारे पास 4 हैं, तो 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब वो कह रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी है। तो जो सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट है, मतलब बी पार्ट अगर हम देखें इसका, उसमें अब ये क्वीन मांग रहे हैं हमसे। तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वींस हैं इन द रिमेनिंग कार्ड्स, और जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स हैं, ये मैं आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकें। दोनों ही परफेक्ट हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। बस जो सेकंड वाली है वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा एलेबोरेट है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा जी यहाँ पर। अब बची हुए हमारे पास कार्ड्स में क्वीन है ही नहीं, क्योंकि जो क्वीन हमारा कार्ड पहले हमने ड्रॉ किया था उसे तो हमने साइड में रख दिया है। तो नीचे जितने मर्जी कार्ड हो, इससे प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है क्योंकि क्वीन अब हम यहाँ पर से नहीं निकाल सकते। तो बेटा जी 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं 16 की तरफ। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot.
डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो सबसे पहले जो है वो हम नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेयर नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स हम सामने देख ही सकते हैं, ये हमारे पास हैं 132 गुड पेन्स हैं हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो हमारे पास 12 हैं। और अब जो है वो हम इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो हैं वो निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट अवे यहाँ पर 132 प्लस 12 अगर हम करते हैं वी विल गेट 144। अब जो है वो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो अगर मान लो हमें जो है वो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन्स, और हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे टोटल नंबर ऑफ पेन से। तो हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो यहाँ बेटा जी हमारे पास गुड पेन्स जो हैं वो हैं 132, टोटल नंबर ऑफ पेन्स है हमारे पास 144। तो हम अगर मान लो इसको 12 से अगर चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 12 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 11 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो चाहो तो आप लिख सकते हो हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11/12। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Suppose the bulb drawn in case 1 is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? तो ठीक है, कुल मिला के हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब हैं, 20 बल्ब में 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो साथ साथ में मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, क्योंकि आपने एग्ज़ाम शीट में जो है वो तो सॉल्यूशन के साथ ही करना होगा। तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर गुड बल्ब्स और जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं उन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो हमें दिए हुए हैं। तो हेयर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो हैं वो हमारे पास लॉट में 20 हमें दिए हुए हैं। डिफेक्टिव जो हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ये हमारे पास 4 हैं। तो अगर हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो निकालने की कोशिश करें, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज 16। तो हमारे पास इनिशियल जो है वो 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, टोटल 20 हैं। अब इस केस में ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो मतलब हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें जो ये कह रहा है वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब निकालनी है। तो यहाँ पर नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब ये हम इसको निकाल के दे देते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, यानी 4/20 इस तरह से आ जाएगी, दैट इज 1/5। अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें बेटा, तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो बल्ब निकाला था वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब था। तो हम यहाँ पर बता देंगे सिंस द बल्ब ड्रॉन was non-defective, total number
of non-defective bulbs left। पहले थे हमारे पास 16 और इसमें से एक क्योंकि निकाल लिया है तो अब ये हमारे पास बचे हैं 15 एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट इन द लॉट। तो अब जो हमारा लॉट है उसमें कितने बचे हैं, पहले थे हमारे पास 20, अब क्योंकि एक बल्ब निकाल लिया है तो अब हमारे पास बचेंगे 19। और अब हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब की। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, और इसे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब से। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो अब जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे हैं वो हैं 15 और जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं वो हैं हमारे पास 19। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा वो हो गई 15/19। तो अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. अगर मान लो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं और वहाँ पर वो कह रहा है कि a 2-digit number, तो अगर मान लो 2-digit नंबर हमने निकालना है तो सीधी सी बात है हमें वहाँ पर नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स जो हैं वो पता होने चाहिए जो 90 तक आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स, और लिख के ये भी बता देंगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ऑन डिस्क, तो जो भी यहाँ पर डिस्क हैं सिर्फ उनके ऊपर, क्योंकि 2-digit नंबर जो हैं वो यहाँ पर गलत सेंस ना दे दें। और यहाँ पर जो हम नीचे लेंगे वो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिस्क होंगी। तो जो भी हमने डिस्क वहाँ पर ली हैं वो 90 हैं, और जो 2-digit नंबर होते हैं उसके अंदर वो 10 से लेकर 90 तक वो सारे होंगे, यानी 81। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 81/90, और अगर हम 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10। सेकेंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं आपको सेट बनाकर जो है वो बता देता हूँ। वैसे तो आप अगर देखेंगे तो सीधी सी बात है 10 का स्क्वायर 100 होता है, उससे पहले जो है वो सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 आएगा, 4 आएगा, 9, 16, 25, 36, 49, 64, और 64 के बाद हमारे पास एक 81 भी आएगा। तो ये हमारे पास सारे नंबर आएंगे, और नीचे जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऊपर जो है ये 9 नंबर्स हैं और नीचे हमारे पास 90। तो हमारे पास ये 9/90 यानी कि 1/10, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर वो चाह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर जो है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर कितने हमारे पास नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब ये जो है ये निकालने के लिए अगर हम सेट बनाएंगे तो सेट तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो सेट बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम बिना सेट बनाए जो हैं वो सोच सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो 90 तक अगर हमें चाहिए तो 90 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18। तो हमारे पास 18 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि सबसे पहला मल्टीपल जो 5 है वो इंक्लूडिंग है, और जो 18th हमारा वहाँ पर मल्टीपल होगा यानी 90 वो भी इंक्लूडेड है। तो टोटल हमारे पास 18 आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल
बाई 5 और नीचे हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्क। मेन हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा जी 18/90 और 18/90 आ गया तो हम उसको सिंप्लीफाई करके 1/5 ला सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 19 क्वेश्चन बेटा। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। अब डाई है हमारे पास, नॉर्मली वो 1 2 3 4 5 6 वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फेसेस में हमारे को ABCDEA दिया हुआ है और ये कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड सेकंड पार्ट इज गेटिंग डी। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की बात अगर हम करते हैं तो हमने यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ एज कितने हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ एज जितने भी हैं और इसको डिवाइड कर देना है हमने टोटल नंबर ऑफ फेसेस से। तो हमारे पास जो है हम क्लियरली सामने देख ही सकते हैं कि हमारे पास 2 ए हैं और टोटल फेसेस जो हैं वो 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए की हमारे पास आ गई बेटा 1/3 और सेकंड पार्ट में ये प्रोबेबिलिटी चाह रहा है हमसे डी की। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डी की कितनी होगी, डी कितनी है यहाँ पर नंबर ऑफ डीज। तो देख ही सकते हैं हम सिर्फ एक ही डी है यहाँ पर हमारे पास और नीचे जो है वो तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो तो हमारे 6 ही रहेंगे। तो 1/6 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो इसी के साथ अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। फिगर आपके सामने है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसे किया जा सकता है, सीधी सी बात है, ये हमारे को एक प्लेन फिगर बना के दिया हुआ है। प्लेन फिगर जो है उसके अंदर जो रीजन है उसका मेजर कैसे लिया जाता है, वो लिया जाता है बेटा एरिया से। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारे को आंसर चाहिए वो तब मिलेगा जब हम वहाँ पर जो हमारा फेवरेबल एरिया है, फेवरेबल एरिया कहाँ है, वो है सर्कुलर और जो टोटल एरिया है वो है रेक्टेंगुलर। तो सिंपल है, हमारे पास जो भी फेवरेबल एरिया है यहाँ पर उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं हेयर डायमीटर डी जो है वो हमारे को दिया हुआ है 1 मीटर। इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, देयरफॉर रेडियस आर, और हम जानते हैं आर जो है वो d/2 होती है। तो हमारे पास 1/2 मीटर्स यानी 0.5 मीटर्स आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन ये हमारे पास जो है वो πr² से आ जाएगा। जो हमारे पास पाई है उसे अगर आप पाई रखना चाहें तो पाई रख लीजिए, अगर आप वहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहें तो 22/7, क्योंकि उसने 3.14 हमें नहीं दिया हुआ। तो जैसे मर्जी आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट हमारे पास आंसर आने वाला है। तो हमारे पास 0.25 आएगा और अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 25 से तो हमारे पास आ जाता है 550, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं तो 5.5। तो हमारे पास 5.5 डिवाइडेड बाई 7 ये हमारे पास आ जाएगा। और इससे ज़्यादा अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जो है वो रेशो लेनी है हमने। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ये दी हुई है हमारे को 3 मीटर्स एंड ब्रेड्थ ये हमारे को दी हुई है 2 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर रीजन, जो भी आप लिखना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा L/B यानी 3 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर्स दैट इज़ 6 मीटर स्क्वायर।
इसे भी हम मीटर स्क्वायर में देंगे क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो मीटर्स में आई थी। अब जो है वो हमारे पास जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ उसकी चीज़ है, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो अब जो है हम सिंपल लिख देते हैं 10 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल और नीचे जो है वो हमारे पास टोटल एरिया या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम देख ही सकते हैं, हमारे पास है 5.57 और जो टोटल एरिया है वो हमारे पास है 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5.5, नीचे आ जाएगा हमारे पास 42 और क्लियरली हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है और डेसिमल में भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 और नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 84। तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर ऊपर जो है वो डेसिमल को हटा दिया और नीचे हमारे पास 84 आ गया। तो बेटा जी 20 क्वेश्चंस करके हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second part, she will not buy it. तो अब यहाँ पर हम E जो है वो एक इवेंट ले लेते हैं। Let E be the event of selecting a good pen, क्योंकि नूरी तभी खरीदेगी जब वो वहाँ पर गुड पेन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ई की बात करते हैं जो हमारी मेन इवेंट है, उसके बाद ई डैश की बात कर लेंगे, ई डैश या ई बार यानी नॉट ई की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेन्स। टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो हैं वो हमारे पास हम अगर देखें तो वो हमें दिए हुए हैं 144 और जो हमारे पास इसके अंदर डिफेक्टिव पेन्स हैं वो हैं 20 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ये हमारे पास है 20। देयरफॉर अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें नंबर ऑफ गुड पेन्स, तो गुड पेन्स जो हैं वो क्लियरली हमारे पास 144 में से 20 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 124 पेन्स जो हैं वो यहाँ पर गुड पेन्स होंगे। अब अगर मान लो हमारे पास 124 गुड पेन्स हैं तो हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें यानी सिलेक्टिंग अ गुड पेन, तो यहाँ पर 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स अगर हम करते हैं तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स हमारे पास हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं 124 हैं, ये हमारे पास 144 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 से हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं तो 31 जो है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई 31/36 जो नूरी के पेन के ख़रीदने की है। और अब जो है यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वी नो दैट पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस 31 अपॉन 36। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ 36 माइनस 31 अपॉन 36 आ जाएगा यानी 5 अपॉन 36। ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी है कि नूरी पेन नहीं लेगी और ये प्रोबेबिलिटी है नूरी लेगी। तो यहाँ पर हम इसी को स्टेटमेंट में लिख देते हैं, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी बाइज, जो भी उसने लैंग्वेज दी हुई है
शी विल बाई इट, सिंपल बोला हुआ कुछ भी नहीं है. नूरी बाइज द पेन इज 31/36. और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर एज द प्रोबेबिलिटी दैट she does not buy it is 5/36. तो इसी के साथ हमारा 21 जो है वो क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है बेटा जी. बढ़ते हैं 22 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक हमें टेबल दी हुई है. अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. तो ये है हमारा क्वेश्चन. और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जस्ट मेन अगर देखा जाए तो हमारे पास एक इवेंट है जिसमें हमने 2 डाइस जो हैं वो रोल किए हैं. अगर हम 2 डाइस जो हैं वो रोल करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो सम है वो हमारे पास 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है. अब जो सम आएगा वो वहाँ पर एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं होती. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम जो भी हमारे पास सम दिए हुए हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं. तो ऑन द रोल ऑफ 2 डाइस वी कैन गेट द सम. अब जो सम है वो हम वहाँ पर अगर कहते हैं 3, तो वो कैसे आ सकता है? वो आ सकता है 1, 2 और 2, 1. अगर हम कहते हैं 4, तो वो कैसे आ सकता है? 1, 3 और 3, 1 और 2, 2. अगर हम 5 की बात करते हैं तो ये आ सकता है हमारे पास 1, 4, 4, 1, 2, 3 और 3, 2. अगर हम 6 सम चाहें तो 6 सम हमें मिल सकता है 1, 5. यानी फर्स्ट डाइस पे हमारे पास फर्स्ट डाई जो है उस पर 1 आए और सेकंड डाई जो है उस पर 5 आ जाए. 5, 1 या फिर 2, 4 या फिर 4, 2 और या फिर 3, 3. 7 अगर हमें सम चाहिए यहाँ पर तो 7 सम हमें मिल जाएगा 1, 6 और 6, 1 और 2, 5 और 5, 2 और 3, 4 और 4, 3. 9 जो है वो हमें कैसे मिलेगा? 9 हमें मिल सकता है यहाँ पर 3, 6, 6, 3, 4, 5 और 5, 4. तो हमारे पास 4 अलग अलग वेज हैं कि हमारे पास 9 आ जाए. 10 जो है 10 आ सकता है हमारे पास 4, 6 और 6, 4 और 5, 5. और इसके बाद है 11. तो 11 कैसे आ सकता है हमारे पास? 11 आ सकता है हमारे पास 5, 6 और 6, 5. सिर्फ 2 वेज हैं हमारे पास जिनमें ये हमारे पास आ सकता है. तो क्योंकि हमने यहाँ पर ये पहले से ही बता दिया है सब कुछ कि हमारे पास ये वाले सम कैसे आ सकते हैं, तो अब जो है वो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पर सीधा जो हमारे पास टेबल है वो फिल कर सकते हैं. यहाँ पर ये हम और बता देते हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ रोल ऑफ 2 डाइस. तो हमारे पास अगर 2 डाइस हों उनको हम रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो 36 होते हैं. तो अब यही अगर मान लो हम डेटा यूज़ करें तो हमारे पास जो भी ये जहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमारे को, तो जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं हम उनको बहुत इजीली फिल कर सकते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले जो है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं
और देयरफॉर लगा दिया तो हमारे को यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार कि हमारे पास नंबर ऑफ 3s सम कैसे आ सकता है या कुछ भी कैसे आ सकता है। यहाँ पर हम कॉन्टीन्यूटी में बता सकते हैं कि हमारे पास 2/36 यानी 1/18 ये आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 आउटकम्स हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं अपॉन 36 यानी 1/12 आ जाएगा। और हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो जो टेबल है उसके अंदर ही फिल करना है, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी हमने। ये हमारे पास 4 अलग अलग आउटकम्स हैं अपॉन 36 यानी 1/9 इज़ द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये हमारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 के लिए हमारे पास 6 वेज हैं, 6 वेज हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम 3 से चाहें। इनफैक्ट 6 से सीधा सीधा ही हमारे पास 1/6 आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 जो है वो हमारे पास 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 4/36 दैट इज़ 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3/36 दैट इज़ 1/12। और यहाँ पर एक लाइन और लेकर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 जो है वो भी दे देते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 है ये हमारे पास आ जाएगा 2 वेज हैं, तो 2/36 यानी 1/18 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। और अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बेटा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें जस्ट एक कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्योंकि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसा कि टेबल में दिखाए हुए हैं कि 2, 3, 4, 5, 12 तक जो है वो 11 आउटकम्स हैं, तो हर एक किसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 होगी। तो क्या हम इससे एग्री करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सिंपल है, नो वी डोंट एग्री। क्यों नहीं करते? क्योंकि जस्टिफाई भी करना है अब आंसर को। तो अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास अलग अलग आउटकम्स की बात कर रहा है, जो सम की बात कर रहा है, वो सिंपल हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं हैं। यानी जो हमारे पास अगर हम देखें तो हेयर गेटिंग अ सम इज नॉट a simple elementary event। टोटल हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स जो हैं वो 36 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्योंकि 36 हैं। तो एक सम जो है वो एक से ज़्यादा वेज में हम वहाँ पर ले सकते हैं, जैसा कि हम पहले जब टेबल हमने कंप्लीट करी है तो देखा ही है। तो क्योंकि हमारा एक सम जो है वो एक से ज़्यादा वेज में आ जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते वहाँ पर कि हमारे पास टोटल पॉसिबल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिंस वी get the same sum in 2 or more different ways, we can't say that there are only 11 possible outcomes। जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 36। हाँ, उनको अगर हम वहाँ पर सम में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन ये 11 पॉसिबल आउटकम्स क्योंकि एलिमेंट्री नहीं है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करते। हम वहाँ पर उसको ग्रुप करें या ना करें, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो हमें वहाँ पर बाइंड कर रहा हो कि हाँ इसको इस पर्टिकुलर ग्रुप में बाइंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जस्ट देखते हैं कि वहाँ पर वो एलिमेंट्री इवेंट है या नहीं है। सिंपल एलिमेंट्री इवेंट है तो बिल्कुल सही है, हम उसको डिवाइड करके बता सकते हैं। जैसे
हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 36 इवेंट्स हैं और कोई भी एक हमारे पास आउटकम जो है उसके लिए अगर कोई कहेगा कि हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है तो वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सम क्योंकि यहाँ पर सिंपल इवेंट नहीं है तो ऐसे में ये ट्रू नहीं होगा बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। Hanif wins if all the tosses give the same result, means 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। वो है क्या? वो बेसिकली 1 रुपी कॉइन के 3 टॉसेस हैं। तो अगर हम 3 टाइम्स उसको टॉस करते हैं तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बताएंगे। हेयर सैम्पल स्पेस for 3 tosses of a coin can be given as, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, हम यहाँ पर बना लेते हैं एच एच एच, फिर हमारे पास जो है हम यहाँ पर कर देते हैं इसको एच एच टी। हम याद रखेंगे कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर जो थर्ड वाला होगा उसे हर बार जो है वो चेंज करेंगे, इसे हर 2 बार में और इसे 4 बार में, तब जाकर आप सही एक ही बार में देख पाएंगे, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब जो है हमारे इसको चेंज करने की बारी आ गई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हेड टेल टेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फिर से हमें इसे चेंज करना है, लेकिन अब क्योंकि 4 बार हम लिख चुके हैं तो फर्स्ट भी चेंज होगा। तो अब जो है वो टी हो गया, यहाँ पर हमारे पास हेड हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हेड हो जाएगा, देन वी विल गेट टी। इसे हमने 2 बार में चेंज करना होता है तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये आ गया। और नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा टी, और अब जो है वो 2 बार हमने एच ले लिया है तो इसके भी अब चेंज होने का टाइम आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। और जो हमारा लास्ट आउटकम होगा वो होगा टी टी टी, यानी ट्रिपल टेल्स। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बेटा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए मैं फिर से बता देता हूँ क्या करते हैं हम। 3 हमारे पास अलग अलग वहाँ पर इवेंट्स हैं, एक इवेंट को हर बार चेंज करो, एच टी एच टी एच टी एच टी। एक इवेंट को 2 बार में एक बार, जैसे अब यहाँ पर ये 2H फिर 2T फिर 2H और फिर 2T। और उससे नेक्स्ट जो है हमारा जैसे ये वाला है तो अब इसको हम 4 बार में चेंज करेंगे, तो H H H H फिर T T T T। तो इस तरह से आप सही वहाँ पर जो भी आउटकम है उस तक पहुँच सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है ये नंबर जो है वो याद रखना 1, फिर इसका ट्वाइस 2, फिर ट्वाइस का ट्वाइस अगर हम कहें तो मतलब 2 का ट्वाइस 4। अगर एक और होता तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 8 हो जाता, तो वो अभी तो आपको 10th में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन है कि हाँ ये हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब ये अगर मान लो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया तो ये सैम्पल स्पेस जो है वो अब हमारी कैसे हेल्प कर रहा है, हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास सेम चीज़ यानी हेड 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 और टेल 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 कहाँ आ रही है, ये और ये। तो सिर्फ ये 2 इवेंट ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो हानिफ है वो जो भी गेम है उसको वहाँ पर जीतता है। बाकी केसेस अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास वहाँ पर वो लूज़ कर रहा है उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूजेस, तो अब ये जो है ये हम यहाँ पर बताएंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स, और इवेंट्स में हमारे पास सेम वहाँ पर रिजल्ट नहीं आए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स वेयर वी डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट, तो सेम रिजल्ट हमारा नहीं आना चाहिए। और नीचे जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स जो हैं वो हमने देखने हैं। तो हमारे पास ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें ये नहीं आ रहा है सेम, और नीचे जो हैं वो हमारे पास 8 हैं, तो बेसिकली 3/4। तो हमारे पास 3/4 चांसेस ऐसे हैं जिसमें हानिफ जो है वो गेम लूज करता है। तो इसी के साथ चलते हैं अब 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, सेकेंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। यहाँ पर हम बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when a die is rolled twice। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 36 आते हैं। सिंपल बेटा जी, जो हमारे पास जैसे अगर मान लो 1 1 1 2 1 3 ऐसे करें, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर जो है वो पहले दिखाया भी हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो जैसे हमारे को कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 जो है वो कितनी बार आता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस दे देते हैं। तो सैंपल स्पेस फॉर हैविंग 5 एटलीस्ट वंस। तो अगर मान लो हमारे पास सैंपल स्पेस हम कहें तो ये जो है ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। और अब जो है वो हम इसको उल्टा ले लेते हैं। उल्टा मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4। और ध्यान रखना बेटा जी 5 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 5 जो है वो तो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, वो तो सेम ही हो जाएगा हमारे पास। तो 5 6। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 11 अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिनके अंदर हमें 5 जो है वो मिल रहा है। और अब जो है वो हमसे चाह रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो सबसे पहले जो है हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको निकालने की इवेंट जो है उसको लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट ई बी द इवेंट हैविंग 5 एट लीस्ट वंस। तो अब जो है यहाँ पर अगर हम कहें कि पी ई क्या होगा, तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पर 11 अपॉन 36 हो जाएगा, क्योंकि हमने दिखा दिया है वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे 36 हैं और ये हमारे पास 11 है। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, और हम एक चीज़ जानते हैं कि P ऑफ E बार जो है वो होता है 1 माइनस पी ई। तो ये 1 माइनस जो भी हमारे पास 11/36 है वो हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 25/36 आ जाता है। और अब जो है वो हम वहाँ पर इसको एक एक पार्ट जैसे हमसे पूछा गया है वैसे दे देंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो हेंस द प्रोबेबिलिटी that 5 will not come either time is 25/36, whereas probability that जो भी हमसे लैंग्वेज कही गई है 5 will come up at least once, 5 will come up at least once is, और हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी 11/36। तो इसी के साथ हमारा 24th क्वेश्चन हो गया है बेटा जी, और हम पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर या फिर एक्सरसाइज बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास
एक अलग से एक्सरसाइज जो है वो भी दी हुई है ऑप्शनल करके। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी। यहाँ पर हर एक किसी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन ऑफ ईच यानी एक टेल और एक हेड की अगर हम बात करें तो वो एक बार नहीं बल्कि दो बार आ सकता है। दो बार कैसे आ सकता है? अगर मैं आपको पहले सैंपल स्पेस जो है वो देकर बता देता हूँ। सैंपल स्पेस फॉर, मैंने गलती से स्प्लेस कर दिया यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है वो टू कॉइन्स जो है वो टॉस कर रहा है। तो सैंपल स्पेस फॉर अ टॉस ऑफ टू कॉइन्स, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो है वो सैंपल स्पेस आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो यहाँ पर वन ऑफ ईच अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास दो बार आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इक्वली लाइकली नहीं हुए। अगर हम वन ऑफ ईच कहते हैं तो वो तो हमारे पास 2/4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी देगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे 4 हैं और ये हमारे पास 2 हैं। जबकि बाकी जो हैं वो 1/4 देंगे। तो क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो हम उनको वहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट्स तो नहीं मान सकते। तो क्लियरली वन ऑफ ईच इज, और वन ऑफ ईच को हम जरा यहाँ पर कोटेशन मार्क दे देते हैं, क्योंकि वन ऑफ ईच हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हेड ऑन फर्स्ट टेल ऑन सेकंड ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो क्लियरली वन ऑफ ईच इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। in fact we can get one of each in two different ways, different ways। और यही कारण है कि हमारे पास हर एक किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं therefore we can say that the statement in the question is incorrect। और नहीं तो आप बहुत ही सिंपली कह सकते हैं कि हाँ इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इसलिए ये जो है ये इनकरेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है बेटा जी, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्यों सही है? क्योंकि हमारे पास जो इवन और ऑड हैं, अगर हम देखें तो 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो हमारे पास इवन आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों ही सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे वी नो दैट देयर आर 3 even and 3 odd numbers on the faces of a die। कोई भी अगर एक डाई हम लेते हैं तो उसके फेसेस पे अगर हम देखते हैं तो 3 इवन 3 ऑड होते हैं, 1 3 5 2 4 6। तो हेंस और thus we have equally likely outcomes in terms
ऑफ इवन एंड ऑड। हमारे पास इवन और ऑड में ये इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हम इससे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। हेंस वी कैन से दैट the statement in the question is correct। और ये जो है ये एक्सप्लेनेटरी है, इतनी आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं बेटा जी। यहाँ पर आप चाहें तो अगर देखेंगे तो आपको आंसर जो आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं उनमें भी ये जो है ये स्ट्रेट अवे आपको दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा सीधा वहाँ पर कॉपी जो है वो कर सकते हैं अगर आप लर्न करना चाहें। मैंने जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाया है कि हाँ ये किस तरह से हो सकता है। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।